सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। चीन का सरेंडर, सवाल यह कि लद्दाख सीमा से अपने 10,000 सैनिकों की वापसी क्या चीन का सरेंडर है या फिर कोई नई साजिश? पिछले 9 महीनों से चीन पूर्वी लद्दाख के कई हिस्सों पर काबिज होने के साथ साथ भारत पर लगातार दबाव बनाने की तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी से उसकी दाल नहीं गल पाई। 8 दौर की कमांडर वार्ता के बाद भी हाल यह है कि चीन ने अप्रैल 2020 से पहले के हालात में वापसी नहीं की, उल्टे 50,000 की फौज की तैनाती भी कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई वाली चौकियों पर चढ़ाई कर चीनी सेना के हौसले पस्त कर दिए। सर्दियों में दोनों सेनाओं की वापसी की मांग करने वाला चीन अब खुद ही अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुलाकर एक तरह से सर्दी के आगे, ठंड के आगे सरेंडर करता दिखाई दे रहा है। उधर आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी को बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि दोनों मोर्चों पर भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जबकि अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 45 साल में पहली बार चीन से विश्वास टूटा है। पाकिस्तान आतंकवाद का खेल खेलना बंद नहीं कर रहा और ऐसे हालात में हम चीन और पाकिस्तान पर एतबार नहीं कर सकते और भारत को बेमौसम अपने सैनिकों की बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनाती बनाए रखनी पड़ रही है। 9 महीने से चला आ रहा विवाद चीन की चालबाजियों से और उलझता ही जा रहा है। चीन कभी सैनिकों को वापस बुलाता है तो कभी टैंक्स और मिसाइल्स की तैनाती कराता है। डोकलाम और लद्दाख में विवादों के बीच चीन भले सीधी जंग से बच रहा हो, लेकिन 1 जनवरी से सेना के सभी अधिकारों और ताकतों को पा लेने के बाद शी ने पीएलए को हर क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने को कहकर एक बार फिर भारत पर दबाव बनाने का माहौल और उसकी रणनीति तैयार कर दी है। भारत के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलना चाहते हैं ताकि चीन के मुकाबले खड़ी हो रही एक ताकत को दबाया जा सके, लेकिन चीन को यह समझना होगा कि 1962 का भारत नहीं। फिर भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी चीन के खिलाफ एकजुट हैं। ऐसे में चीन का सरेंडर भी उसकी एक चाल हो सकता है। चीन की चालबाजी, पाकिस्तान और चीन कितने बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं, सेना प्रमुख का बयान और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जेपी सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फॉरेन एक्सपर्ट के त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हर बार की तरह राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आऊँगा। टकराव की जुगलबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और चीन कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। ऐसे में किस तरीके से हमारी सेना अलर्ट पर? जिस तरह से चीन ने सरेंडर किया है, ये उसकी मजबूरी है। अभी दिसंबर और जनवरी का महीना अब चल रहा है और गलवान वैली में और पूरे लद्दाख में जिस तरह से कड़ाके की ठंड है, चीनी जवान, चीनी जो मिलिट्री पावर है और चीन के जो सैनिक हैं, इन कठिनाइयों को ना झेल सकते और ना कभी झेला है और ना आगे को झेलेंगे। ये चीन की मजबूरी है। लेकिन जैसा आपने कहा और हमारे सेना प्रमुख ने कहा, टकराव की स्थिति से, की आशंका से हम नहीं बच सकते। कभी भी चीन और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है हमको धोखा दे सकती है। जिस तरह से चीन के सैनिकों ने 100 किलोमीटर LAC से 100 किलोमीटर दूर और उससे आगे तक का में विड्रॉ किया है फौज ने, इससे जाहिर होता है कि चीन जो है वो भारत की ताकत को समझ चुका है। चीन अच्छी तरह समझ चुका है कि ये 1962 नहीं है। 1962 के बाद हमारी जो पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियल पावर है, हमारी जो शक्तियां हैं पूरी तरीके से सक्षम हैं और चीन का हम पूरी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। चीन ने यह महसूस कर लिया है। चलिए, अब रहा सरेंडर विड्रॉवल की आज जो चर्चा हो रही है, चीन इस विड्रॉवल को करने में मजबूर है क्योंकि चीनी सैनिक
और चीन की जो फौज है वहाँ पर जो डिप्लॉय थी -0 डिग्री सेंटीग्रेड में, वहाँ पर उसको वो सहन नहीं कर सकती। चीन की जो दुर्गम लद्दाख की जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं उसमें चीनी सैनिक बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। चलिए, भारतीय फौज पूरी तरह से सक्षम है। मैं आऊंगा और भी गेस्ट बैठे हैं सर, आऊंगा आपके पास। शिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिवाज साहब, पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी से खतरा बड़ा है, नरवणे साहब कह रहे हैं। अगर दोनों फ्रंट पर वॉर होती है तो हमारी कितनी तैयारी, और क्या लगता है कि चीन और पाकिस्तान इकट्ठे कोई साजिश कर रहे हैं, जैसा कि बार बार इशारा किया जा रहा है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। और चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी एक सच है। और जिस प्रकार से अभी देखो आपने गिलगित बाल्टिस्तान में उसने स्कॉर्दू का एयरफील्ड ले लिया है चीन ने, उसके J-10, 11 और 17 एयरक्राफ्ट वहां देखे गए हैं, और 2 डिवीजन के करीब भी उसने लगा दिया है गिलगित बाल्टिस्तान में। तो एक प्रकार से इसमें शक नहीं, अगर लड़ाई होती है भारत और चीन की तो पाकिस्तान पक्का वेस्टर्न सेक्टर को खोल देगा, और भारत इसके लिए तैयार है। भारत ने दोनों तरफ से एक प्रकार से मजबूती हासिल की हुई है, और हमारे जो एक प्रकार से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनका तीनों का गठबंधन है इस तरीके से कि हम दोनों तरफ लड़ने के काबिल हैं। और हमने देखो अभी 3-4 चीजें की हैं कुछ एक टाइम पहले जो कि बहुत ही ज्यादा महत्व वाली हैं। एक तो हमने अपना अम्यूनिशन का दर्जा 10 आई, मतलब कि हम 10 दिन इंटेंसिव वॉर लड़ सकते थे दोनों तरफ, अब उसको बढ़ा के 15 दिन का कर लिया है उसको। और उसके बाद जो हमें इमीडिएट परचेजेस करनी थे उसके लिए फाइनेंशियल पावर वाइस चीफ को दे दी गई है, तीनों को, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो भी खरीद लिया है। तो भारत अभी बिल्कुल तैयार है दो तरफ फ्रंट लड़ाई लड़ने के लिए। अगर लड़ाई होती है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। 2-3 बातें इसमें बहुत साफ है कि भारत का जो पलड़ा कहां पर भारी है वो है दोनों वायु शक्ति और नेवी शक्ति में। वायु शक्ति में जिस प्रकार से हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 जगूर एयरक्राफ्ट प्लस अपाचे अटैक हेप्टर, उसके साथ जो रफेल आ गया 4.5 जो 13 के करीब आगे हैं, उसने पलड़ा बिल्कुल बदल दिया है। स्पेशली चीन के साथ हमारी एयरफील्ड लोअर हाइट पे है और हम ज्यादातर मार कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हम वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के साथ हैं उसका तो कोई वो ही नहीं, क्योंकि एबरेशन है वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। जी। जो असली मुद्दा है नेवी का, जिस प्रकार से हमने इंडियन ओशन पे हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ जो बाकी जमावड़ा है उसकी काबिलियत है कि हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर लड़ाई होती है तो अगर हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक करते हैं 70 से 80% चीन का ट्रेड ऑयल वहां से जाता है, उसके पास 50 दिन से लड़ने के लिए ज्यादा ऑयल नहीं है। चलिए आऊंगा आपके पास, काफी अहम जानकारी आपसे मिल पा रही है। जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन पर से विश्वास खत्म हुआ है, पाकिस्तान पर तो पहले ही विश्वास नहीं था। दोनों पड़ोसी मुल्क कहीं ना कहीं साजिश रच रहे हैं, एस जयशंकर अमेरिका में कहते हैं। क्या मतलब निकाला जाए और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बयान के क्या मायने समझते हैं आप? देखिए, इस बयान का सीधा सीधा मतलब यह है कि चीन कभी भी विश्वास पात्र नहीं रहा है दुनिया में किसी भी देश का। इसलिए हम तो 1962 में धोखा खाने के बाद तो हमें विश्वास करने का कोई तुक भी नहीं होता। दूसरी चीज, चीन पाकिस्तान के साथ गठबंधन करके अपने कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, ये आपने पहले भी देखा। और मैं अभी बता रहा हूं कि ये जो कल का समाचार शायद आपने देखा होगा कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में भारत भी इस 1 जनवरी से 2 साल के लिए चुना गया अस्थायी सदस्य के रूप में। अब सिक्योरिटी काउंसिल की 2 प्रमुख कमिटीज हैं, एक है अल कायदा कमेटी और एक है तालिबान कमेटी, जो इनके ऊपर सैंक्शंस के लिए, टेररिस्ट के सैंक्शंस के लिए होती है। अल कायदा कमेटी में जिसमें 1267 है, जिसके हिसाब से इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, उसका भारत को चेयरमैन होना था, लेकिन चीन ने उसमें वीटो कर दिया है। तो भारत उसका चेयरमैन नहीं बन पाया है, लेकिन भारत अफगानिस्तान की ये तालिबान कमेटी का चेयरमैन जरूर है। तो इसी से पता लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ कितना सहयोग कर रहा है, क्योंकि चीन को ये डर था कि अगर भारत अल कायदा कमेटी का चेयरमैन हो जाता है तो भारत उसमें फिर पाकिस्तान के जितने और आतंकवादी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, कैसे एक्शन हुआ, ये सब चीजें बहस करने की, ये सब चीजें डिमांड करने की
हैसियत रखेगा। चीन ने ये मना कर दिया। रही बात ये कि सीमा पर जो हुआ है, सीमा पर देखिए जो 10,000 सैनिक, 50,000 सैनिक ईस्टर्न सेक्टर में हमारे और चाइना के आमने सामने हैं, उसमें से 10,000 सैनिकों को जो कि डीप पोजीशंस में थे, फ्रंट लाइन में नहीं। फ्रंट लाइन में तो आई टू आई कांटेक्ट है कुछ मीटर की दूरी पे, डीप पोजीशन से चाइना ने वापस किया है। उतने ही सैनिक हमने भी, मिरर एक्शन जिसको कहते हैं, उतने ही सैनिक हमने भी वापस किए। लेकिन चाइना का ये तरीका, इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि चाइना सिर्फ ठंड से डर के वो कर रहा है, वापसी कर रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि चीन ने जितनी भी अभी तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, रूस के साथ उसूरी नदी के किनारे सीमा पर, वियतनाम के साथ, फिर हांगकांग में असंतोष दबाने के लिए, किसी भी जगह इतनी हाइट पे, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे नहीं था थिएटर जहां की चीन लड़ता। तो चीनी सैनिकों को इसकी ऊंचाई पर लड़ने का तजुर्बा चीनी सैनिकों को नहीं है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो डटी हुई है। आऊंगा त्रिपाठी साहब। राहुल, किस तरीके से समझते हैं आप 10,000 सैनिकों की वापसी, चाल या सरेंडर? मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले भूपेश जी, आपको सभी सहारा परिवार के दर्शकों के साथ मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि पिछले 2 दशकों में जिस तरह से आपने भारतीय पत्रकारिता में नए मापदंडों को स्थापित किया है, वो आगे भी आपकी पत्रकारिता का वो सेवा संपूर्ण देश को प्राप्त होता रहेगा। बहुत शुक्रिया राहुल। चलिए, हाँ, जो आपका प्रश्न है, देखिए 10,000 जो सैनिकों को उन्होंने वापस लिया है, उस प्रश्न के ऊपर देखिए सबसे पहला चीज़ तो वो फ्रंट लाइन पे उसने वापस नहीं लिया है। वो डीप करीबन 150 किलोमीटर जो सीमा है वहाँ से उन्होंने सैनिकों को वापस लिया है। तो इसको हम लोग डी एस्केलेशन तो कहीं से भी इसको नहीं समझना चाहिए। हम लोग को देखना पड़ेगा कि जब से अप्रैल मई के आसपास से चीनी सैनिकों की भारी भरकम उपस्थिति बढ़ी है, उसके पिछले हिस्से में और LAC के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे तिब्बत में उसने काफ़ी बड़ा सा लॉजिस्टिक हब बना लिया है, वहाँ पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डेवलप किया है उसने। और हाल के समय में पिछले 18 दिसंबर के बाद से एक तरह से भारतीय और चीनी सेना के बीच में कोई वार्तालाप की स्थितियाँ भी नहीं बनी हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले में ये जरूर है कि हम लोग 80 के दशक से सियाचिन ग्लेशियर में काफ़ी ऊंचाई पे भारतीय सेना लड़ती रही है, -40 डिग्री तक में भी हम लोग संघर्ष करते रहे। चीनी सेना के पास इस तरह का कोई युद्धाभ्यास या इस तरह का कोई उसके पास अनुभव नहीं है चीनी सेना के पास। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी चीन के ऊपर विश्वास करना बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। वो आंतरिक तौर पे जो नई रणनीति बना रहा है, उसने चूंकि फ्रंट लाइन पे, अगर वो फ्रंट लाइन पे वो घटाते तब तो ये भारत के लिए एक राहत वाली चीज़ होती, लेकिन फ्रंट लाइन पे उन्होंने नहीं घटाया, बैक से उन्होंने घटाया है। और जो खुद हमारे जो नरवणे साहब का जो बयान है, वो बयान अपने आप में काफ़ी कुछ कह रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान की तरफ से वो मिली भगत चल रही है। पूर्व के पैनलिस्ट ने काफ़ी अच्छा चीज़ बताया कि हम लोग अलकायदा कमेटी जो 126 कमेटी है उसके हम लोग मेंबर बनने वाले थे। चीन ने बिल्कुल, केवल कोई और देश विरोध भी नहीं कर रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। भारत, हम लोग एक तरह से अस्थायी सदस्य बन चुके हैं, केवल चीन के विरोध के कारण हम लोग नहीं बन पाए। अब देखिए, अभी इस समय हम लोग तालिबान कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन पहले 2011 तक अलकायदा कमेटी और तालिबान कमेटी एक ही हुआ करती थी। 2011 के बाद से एक तरह से ये भी परंपरा स्थापित की गई कि जो अलकायदा कमेटी का बनता रहे वो तालिबान कमेटी के बनते रहे। तो ऐसे स्थिति में चीन के इस तरह के जो हठी रवैया के कारण से कि भारत को किसी भी हालत में रोकना है, पहली बार ये स्थिति आ रही है कि तालिबान और अलकायदा कमेटी के अध्यक्ष अलग अलग हैं। ऐसे स्थिति में तो हम लोगों को देखिए, चीन हर मोर्चे पे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको कहीं पे कूटनीतिक स्तर पे कुछ भी स्थितियां पैदा हो रही है कहीं पे भी, तो चीन कहीं से भी विश्वास के लायक नहीं है। हम लोगों को उसको मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। और जो कहा जा रहा था कि मलक्का जलडमरू मध्य वाला जो हिस्सा है हमारा मलक्का स्टेट का, मलक्का स्टेट में हम लोग दबाव बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके जरूरत पड़ने पर, चूंकि सप्लाई लाइन देखिए, इनका सिपेक का सप्लाई लाइन हमारे बगल से ही गुजर रहा है यहाँ से, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र जो है कि वो हमारे हिंद महासागर में हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे, या मलक्का स्टेट की पूरे सिचुएशंस को हम लोग देख रहे हैं। तो चीन के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखने की सख्त आवश्यकता है। सिंह साहब, चीन के ऊपर लगातार दबाव बनाने की सख्त आवश्यकता है। क्या ये संभव है कि दोनों फ्रंट पर लड़ाई हो और भारत भारी पड़ जाए? इसके लिए क्या रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी? और हमारी सेनाएं जो हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहाँ पर पूरी मजबूती के साथ हर स्थिति का सामना करने के लिए देश आश्वस्त रहे? बिल्कुल नहीं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह से सक्षम हैं। जिस तरह से भारत को 2 फ्रंट से खतरा मंडरा रहा है, भारत पर चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी खतरा है, तो इसके लिए हमें
दोनों फ्रंट पर अपने आप को मजबूत करना होगा, और हम मजबूत भी हैं। और इस मजबूती के लिए जिस तरह से हमारे देश ने अब जो एयर पावर लाइक राफेल और तरह तरह की जो हमने युद्ध के लिए हमने प्रोक्योरमेंट किया है, दूसरे देशों से हमारे समझौते हुए हैं, मिलिट्री समझौते, वो इसी लिए हुए हैं कि हम दो फ्रंट पर जो है भारत पूरी तरह से सक्षम हो और इनका सामना कर सके। सिवाज साहब, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये आरोप लगता रहा है कि पहले भारत ने उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया वहाँ पर, इसलिए चीन जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, आक्रामक था, एग्रेसिव था, अपने लोगों को, अपने सैनिकों को, अपने जहाज़ों को सीधा भारत के सैनिकों के सामने उतार देता था और हमको चढ़ के जाना पड़ता था, सड़क के ज़रिए हमको जाना पड़ता था। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो रहा है भारत की तरफ से, वहाँ पर तैयारी पूरी हो रही है, इसलिए भी चीन तिल मिलाया हुआ है। ये भी एक वजह देखते हैं आप चीन की तिल मिलाहट की? बिल्कुल, देखो इसमें कोई दो शक और दो राय नहीं। देखो भारत ने, मैं वहाँ पर देखो 14 कोर में लेह लद्दाख में चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल, तो 2011-12 में सच्चाई है कि हमने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग उस हद तक नहीं किया जितना करना चाहिए था, और चीन इस पे बहुत जोर लगा रहा था। हमने कई सोच विचार किया कि क्योंकि भारत और चीन के इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं और दोनों के बीच में $75 बिलियन का ट्रेड है और भारत और चीन के बीच में लड़ाई नहीं होगी, और इसलिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा नहीं खर्च कर रहे थे। मगर वो हमारी भूल थी। 2017 में जब जैसे हमने देखा डोकलम में, तो वो एक ट्रेलर था, और ये अभी जो असली हुआ लद्दाख में, तो इसके बाद कोई शक और सवाल नहीं। बट ये सच्चाई है कि लास्ट 6 साल में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है बॉर्डर पे। ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पे मैं खुद गया हूं 2011 में, जब ये बन रही थी, तब अब बढ़ के खत्म हुई है। अब जो है ससोमा सैसरला मार्गो नुब्रा वैली से डायरेक्ट दौलत बेग ओल्डी को चली जाएगी। 66 रोडें बन रही हैं, जिसमें से 44 रोड बन चुकी हैं, 22 और बन जाएंगी 2025 तक। तो एक मतलब यह है कि देर आए दुरुस्त आए। अभी हमें समझ आ गया है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी लड़ने की क्षमता नहीं होगी, आप अपने ट्रुप्स को जल्दी नहीं पहुंचा पाएंगे, आप अपने बॉर्डर एरिया को गार्ड नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जब हम करने लगे हैं तो चीन को अभी प्रॉब्लम आ रही है, और चीन जिसलिए दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड से जो हम फीडर रोड बनाने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्साइचिन की तरफ उसको लगता है डर, तो वो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। देखो अभी जब दौलत बेग ओल्डी जो हमने अपना एयर फील्ड को तैयार कर लिया है, इससे चीन को लग रहा है कि कहीं हम उनका जो G219 हाईवे है लासा से ले सिंगजांग और एक्साइचिन में तो कुछ नहीं कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से बातचीत भारत में चली थी और वो सच है, हमारा इलाका है। इसी प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गिलगित बाल्टिस्तान, वो भी उनको लगा कि भारत कहीं ना कहीं लेने की कोशिश तो नहीं करेगा। तो एक प्रकार डर है चीन को भी, और इसीलिए वो देपसंग में आया है। देपसंग से 7-8 किलोमीटर जो अंदर आया है, उसकी जाने की बात नहीं कर रहा वो, और वो कहता है कि हम समझौता करना चाहते हैं। नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो में 4 से 8 में पहुंच जाएंगे, और साउथ पंगैंगसो में क्लास रेंज को खाली करें। हम कहते हैं आप यथास्थिति करें अप्रैल 2020, आप देपसंग में जो आगे हैं जहां से आप साइकिल ग्लेशियर जा सकते हैं, आप वापस जाएं, तभी हम कोई बातचीत करेंगे। तो एक प्रकार से हमने ये सोच विचार किया है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगाया, मगर अभी हम चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आंख में आंख डालकर बात हो रही है। त्रिपाठी साहब, कूटनीतिक स्तर पर अगर भारत की बात करें तो भारत को चीन के मुकाबले आप कहां देखते हैं? स्मॉल वॉर देखते हैं, एक बड़ी वॉर देखते हैं, या ये कोल्ड वॉर चलता रहेगा? देखिए, कोई ऐसी डायरेक्ट वार तो होगी नहीं जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व हो, ये मैं पहले से स्पष्ट कर दूं। मेरा ये मानना है, बाकी हो सकता है और लोगों का डिफरेंट मानना। ये बेसिकली वॉर ऑफ नर्व्स है, जो पहले पल के झपकाएगा तो वो हारेगा। तो ये वॉर ऑफ नर्व्स है, इसमें हमें नहीं कोई कोताही करनी चाहिए। हमें, जैसे कि हमारे डिफेंस के पैनलिस्ट ने कहा, हमें सीमा पे चाक चौबंद रहना चाहिए अपनी सैन्य प्रतिरक्षा के लिए, और साथ में ही कूटनीतिक फ्रंट पे भी हमें आगे आ जाना चाहिए। अब कूटनीतिक फ्रंट पे आप देखिए क्या है कि अभी ट्रंप के जाने के बावजूद भी ये कोई नहीं कह रहा है
कि नया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन ने भी कह दिया, पहले भी इलेक्शन से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर हम जीते तो हम तो साउथ चाइना सी में अपना परमानेंटली बेड़ा रख देंगे, युद्धपोत रख देंगे। तो और वो अक्सर मतलब चीन के खिलाफत तो मानवाधिकार पे करते ही रहे। तो अब हमारे पास अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, जर्मनी का और रूस का भी, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध नहीं ठीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी आपको ध्यान होगा कि हाल में ही रूसी राजदूत ने स्पष्ट किया था, जब एक चीज हुई थी कि रूस के साथ भारत के संबंधों में कोई खटास नहीं, वो पहले की तरह हम। और देखें, इसीलिए हम अभी भी रूस से S-400 लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही अमेरिका उस पर ऑब्जेक्शन करता हो। तो ये चीजें जो हैं, दुनिया के तमाम बड़े देश, इधर के गुट के हों या उधर के गुट के हों, वो हमारे फेवर में है। बस यही है कि कोई खुल के बोल रहा है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन वो हमारे फेवर में है। ये चीज हाल की घटनाओं से जाहिर हो जाती है, और इसलिए मेरे ख्याल से अब कूटनीतिक स्तर पे भी हम जिस दिशा में जा रहे हैं, वहां से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ढील नहीं देनी चाहिए। एक चीज इसके साथ मैं और भी कहूंगा जो हमें करना चाहिए, जो हम पिछले कई सालों से नहीं कर रहे हैं जी। एक तो ये चीज कि जो हमें ऑफेंसिव डिफेंस करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि अगर पाकिस्तान कहे कश्मीर में ये हो रहा तो कहे नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा है, हम तो सही हैं। हमें ऑफेंसिव डिफेंस, जो कि इस गवर्नमेंट ने शुरू किया था और जिसके लिए लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कि हमको आगे बढ़ के करना चाहिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान सिंध में क्या कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा है, जेन ऑक्यूपाइड पीओके में क्या कर रहा है, चीन इसी तरह से सिंजियांग में क्या कर रहा है, हांगकांग, दोनों देशों के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक नीति अख्तियार करनी पड़ेगी। राहुल, 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। रक्षा मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, सबने ये कह दिया कि बातचीत के जरिए कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में 10,000 सैनिकों की चीन वापसी कर रहा है। हमको और ज्यादा अलर्ट होना होगा, और अगर चीन यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, उसके सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी का सामना नहीं कर पा रहे, और हमारी फौज जो है वो ठोस है, आगे बढ़कर हमको अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, आप वार्ता के टेबल पे क्यों नहीं परिणाम निकलते हैं? वार्ता के टेबल पे देखिए, अगर चीन कहता है कि परसेप्शन का अंतर है, अगर वहाँ पे सीमा पे परसेप्शन का अंतर है, तो परसेप्शन का अंतर फिर हम लोगों को भी हो सकता है। वार्ता के टेबल पे परिणाम निकालने के लिए आपको भी कुछ जगहों पे चीन के अंदर हम लोगों को भी परसेप्शन डिफरेंस का अंतर करके वहाँ पे प्रवेश करना पड़ेगा। इतनी लंबी सी हमारी सीमा, और ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, किसी भी एक्सपर्ट से पूछे तो आसानी से संभव है। क्योंकि देखिए, जब भी दुनिया में वार्ताएं होती है तो उसमें गिव एंड टेक से होता है, यानी कि भारतीय सेना हम XYZ जगह से हम हटेंगे, इस जगह से आप हटिए। लेकिन चूंकि हम लोग अभी तक उस स्थान पे पहुंचे नहीं है, तो जैसा कहा जा रहा है कि हमें अपने पॉलिसी को काफ़ी आक्रामक करने की जरूरत है। नंबर 1, परसेप्शन के डिफरेंस का मामला उठा के हम लोगों को भी कुछ जगह सीमा पे, वैसे जगह पे जहाँ पे कि हम लोगों की स्थिति मजबूत है, वहाँ पे प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पे भी अगर वो सेना की उसकी उपस्थिति कमजोर होती है, तो उसको फिर से अप्रैल मई वाली जो स्थिति है, उस स्थिति को पुनः बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो चीन के बड़े मामले हैं, चीन के अंतर्गत मानवाधिकार का मामला, चाहे वो तिब्बत का मामला हो, ताइवान का मामला हो, इस प्रकार के मामलों को भी बड़े स्तर पर उठाने की जरूरत है, जिससे चीन समझ में आ जाए कि अगर हम भारत के साथ समझौता की स्थिति में हम नहीं आते हैं, तो फिर इसके ये परिणाम हमारे ऊपर भी आ रहे हैं। तो ये आक्रामकता की सख्त जरूरत है, तभी चीन जो है कि करेगा। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल मई से स्थितियां उसी रूप में है। सिंह साहब, हाँ, जिस तरीके से भारतीय सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, गाड़ी एकदम ठीक ट्रैक पे जा रही है, या उसमें और कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं? आर्मी ठीक तरीके से वहाँ पर डिप्लॉय है, और जिस तरीके से जितनी छूट मिलनी चाहिए, खासकर LAC की अगर बात करें, तो उतनी छूट मिली हुई है, उतनी छूट और ज़्यादा देनी चाहिए, और किस तरीके से आगे की रणनीति को बनाना चाहिए? बहुत संक्षेप में चाहूँगा आपसे जवाब। नहीं, देखो, आर्मी को पूरी छूट मिली हुई है, और जो वर्तमान सरकार है उसने हमारे जो सशस्त्र सेनाएं हैं पूरी छूट दे रखी है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो। जैसा थोड़ी देर पहले जनरल साहब ने बताया था कि 2011-12 में जो वहाँ की लद्दाख में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1986-87 में मैं गैप्शन, DBO और ट्रैक जंक्शन में 2 महीने 6 दिन रहा था, और उस टाइम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
गैप्सन पहुंचने के लिए जब मैं लेह पहुंचा था, लेह से मैं चंडीगढ़ आया था और चंडीगढ़ से मैं परतापुर गया था। इसी लेह से चंडीगढ़ आना और चंडीगढ़ से परतापुर जाना, परतापुर से फिर मेरे को चुंगतास में ड्रॉप करना और चुंगतास से म्यूल्स पर जाकर के गैप्सन पहुंचना, ट्रैक जंक्शन, पूरे 40 दिन लगे थे। लगा लो आप, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था? जब मैं ले पहुंचा वहाँ इंतज़ार करता रहा परतापुर जाने के लिए, मेरे को चंडीगढ़ आना पड़ा। चंडीगढ़ से फ्लाइट से मैं परतापुर गया, परतापुर से मेरे को उठाया हेलीकॉप्टर चीता ने, मेरे को चुंगतास छोड़ा, चुंगतास से म्यूल से जाकर के मैं गैप्सन पहुंचा। 40 दिन लगे। अब जो स्थिति है, जिस तरह से जनरल साहब ने विस्तार में बताया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे चाइना के सामने हो, चाहे पाकिस्तान के सामने, पूरी तरह से मजबूत हैं और हमको पूरी तरीके से फ्री हैंड जो है हमारी वर्तमान सरकार ने दिया हुआ है। हम पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए चाइना के खिलाफ हैं। सेना की रणनीति पूरी तरह से सटीक है। हाँ। सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। टकराव की जुगलबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी से खतरा बड़ा है, सेना प्रमुख का यह भी कहना है। और साथ ही अगर 2 फ्रंट पर हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है तब भी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नुकसान दूसरे देशों को भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया। कर्नल JP सिंह साहब, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। JK त्रिपाठी फॉरेन एक्सपर्ट रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब। राहुल हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।